हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग सेक्शन 1 में एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी कर रहे हैं और आज हम नौकरशाही सिद्धांत करेंगे। यह टॉपिक बीपीएससी में कई मायने में इम्पोर्टेंट है। नौकरशाही एक ऐसा टॉपिक है जो लोक प्रशासन के विद्यार्थी को एक नहीं बल्कि कई स्थान में मुलाकात होता है और इसको एड्रेस करना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है, लोक प्रशासन का वर्चुअली जो स्ट्रक्चर होता है वह नौकरशाहीकृत होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है? लोकत्व की प्राप्ति करना होता है। आपको याद होगा साइमन ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जो अंतर किया, तो एक अंतर यह भी है कि लोक प्रशासन क्या होता है? नौकरशाहीकृत होता है, जबकि निजी प्रशासन व्यवसायिक है। उन्होंने कहा था, सो दिस इज बेसिक पॉइंट। क्लियर? तो नौकरशाही लोक प्रशासन नौकरशाहीकृत होता है, उसका ढांचा नौकरशाही के स्वरूप का होता है। क्लियर है? तो इस दृष्टि से यह टॉपिक जो नौकरशाही हुआ लोक प्रशासन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही नौकरशाही है। क्लियर है? और जितने आप थ्योरी पढ़े, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हुआ, फिर आप आगे मानव संबंध सिद्धांत पढ़ेंगे, व्यवहारवादी विचारधारा पढ़ेंगे, सब ठीक है। सब अपने अपने पक्ष पर संगठन के एक आयाम या दूसरे आयाम पर विचार करते हैं, लेकिन जो संगठन का संपूर्ण आयाम पर विचार करता है वह है नौकरशाही। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस मायने में, इसलिए आज हम लोग नौकरशाही सिद्धांत टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले मैं बतला रहा था कि नौकरशाही से आपका सामना कई जगह होता है, तो कहाँ कहाँ आपका नौकरशाही से सामना होता है। तो अभी जैसे आज आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं नौकरशाही सिद्धांत के बारे में, लेकिन जब आप कार्मिक प्रशासन में इंटर करेंगे तो वहां भी नौकरशाही और लोक सेवा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप विकास प्रशासन में आएंगे तो विकास प्रशासन में भी नौकरशाही एक आधिकारिक घटक के रूप में होगा। जब आप लोक नीति में इंटर करेंगे तो वहां भी नौकरशाही होगा, जो आपको नीति निर्धारण या नीति प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण आधिकारिक घटक के रूप में मुलाकात होगा। जब आप सेकंड पेपर में आएंगे, जिसमें आप भारतीय प्रशासन के संवैधानिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि पर विचार करेंगे, तो वहां भी नौकरशाही और विकास के संदर्भ में इसकी चर्चा होगी। तो यह टॉपिक ऐसा है कि आप इससे बच के नहीं जा सकते, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रही बात एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में जो नौकरशाही सिद्धांत है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट इस मायने में कि बीपीएससी में पहले भी पूछा गया है और पिछले तो 1-2 सालों से नहीं पूछा गया है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस टॉपिक को कर सकते हैं। जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि लास्ट बार जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये लास्ट में पूछा गया है 56वां में, जिसमें कहा गया है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में मैक्स वेबर द्वारा स्थापित नौकरशाही सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करे। ये क्वेश्चन आया था, जो उसके बाद तो फिर इस टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसलिए इस टॉपिक को हम लोग को थोड़ा सा बेहतर ढंग से वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं नौकरशाही सिद्धांत। मैं आपको बतलाऊं कि नौकरशाही सिद्धांत, नौकरशाही का अंग्रेजी क्या होता है? नौकरशाही का अंग्रेजी ब्यूरोक्रेसी होता है। समझ? अब ब्यूरोक्रेसी शब्द जो है वह मूल रूप से कहाँ से बना है? ब्यूरोक्रेटी से बना है। BUROKRATI, ब्यूरोक्रेटी से बना है। समझ रहे हैं? यह शब्द 1745 में फ्रेंच वाणिज्य मंत्री विंसेंट डी गॉर्ने द्वारा प्रयुक्त किया गया था। किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? विंसेंट डी गॉर्ने द्वारा प्रयुक्त किया गया था, और उन्होंने इस शब्द का प्रयोग फ्रांस के अधिकारी तंत्र में व्याप्त रोग ब्यूरोमेनिया के संदर्भ में किया था। क्लियर है? कि मतलब 1745 में फ्रांस के अधिकारी तंत्र में एक खास विसंगति देखी गई थी, जिसका उन्होंने नाम क्या दिया था? ब्यूरोमेनिया। आप जानते हैं मेनिया और फोबिया 2 घटक होते हैं। मेनिया का मतलब सनक होता है और फोबिया का मतलब डर होता है। तो ब्यूरो के प्रति सनक देखा गया था, तो इसको ब्यूरोमेनिया उन्होंने नाम दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्यूरोक्रेटी शब्द से बना जो फ्रेंच वर्ड है ब्यूरोक्रेटी, ब्यूरो और क्रेसी। ब्यूरो का मतलब क्या होता है? डेस्क होता है, और क्रेसी का मतलब क्या होता है? शासन होता है। तो नौकरशाही का मतलब क्या हुआ? डेस्कों का शासन। कहा जाता है कि यह जो शब्द, जो ब्यूरोक्रेसी शब्द जो होता था, उस दौरान जो समय आधिकारिक क्रियाकलाप प्रयुक्त होते थे, उसमें जो टेबल होते थे उसको ढकने के लिए जो कवर होता था,
उसको ब्यूरोक्रेसी कहते थे। फिर कालक्रम में ब्यूरो शब्द किसके लिए इस्तेमाल होने लगा? समस्त अधिकारी क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त होने लगा, और आज भी वह उसी संदर्भ में प्रयुक्त होता है। मैंने भी आपको तुरंत बताया कि लोक प्रशासन का पूरा स्ट्रक्चर जो है वह नौकरशाही होता है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो नौकरशाही लोक प्रशासन में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। लोक प्रशासन ही नहीं, पूरे संगठन में यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इसके बारे में बड़े पैमाने पर विचारकों द्वारा अलग अलग थ्योरी, विचारधारा वगैरह वगैरह डेवलप किए गए हैं। जैसे आप देखते हो रॉबर्ट माइकल्स का नाम आता है, जेएस मिल का नाम आता है, गैटनो मोस्का का नाम आता है, समझ रहे हैं, कार्ल मार्क्स का नाम आता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वह क्या है? जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर। मैक्स वेबर को नौकरशाही सिद्धांत का जनक कहा जाता है। उन्होंने नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान विकसित किया है, जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जरा यहाँ वर्कआउट करें कि नौकरशाही पर पहले भी कई विचारक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या किए हैं? वर्कआउट किए हैं, अपने विचार दिए हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यापक जो विचारधारा या योगदान दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? मैक्स वेबर द्वारा दिया गया है। जैसा कि आप जानते हो, रॉबर्ट माइकल्स क्या कहते हैं कि जितने बड़े बड़े साम्राज्य होते हैं उनको चलाने के लिए नौकरशाही क्या होता है? आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बड़े संगठनों में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है नौकरशाही संरचना विकसित करने का। उसी प्रकार गैटनो मोस्का भी उसी तरह विचार किए हैं कि जैसे संगठन दो प्रकार का हो सकता है, राजनीतिक प्रणाली, एक सामंतवादी, एक नौकरशाही। तो बड़े विशाल साम्राज्य जगह है तो उसके लिए नौकरशाही मस्त है, आवश्यक है। तो उस दृष्टि से आप देखो तो नौकरशाही का ढांचा आज नहीं बल्कि आज से हजारों वर्ष मौर्य प्रशासन में और मुगल प्रशासन में भी आप देख सकते हो नौकरशाही उस समय भी था, आज भी है, और बहुत भविष्य में भी रहेगा। क्लियर है? लेकिन जो जैसे कार्ल मार्क्स ने भी नौकरशाही पर वर्कआउट किया। कार्ल मार्क्स के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि कार्ल मार्क्स बहुत बड़े अपने समय के दार्शनिक हैं, जिनको आप मतलब किसी विषय के साथ जोड़कर नहीं देख सकते हो। उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था के बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। समझ रहे हैं? उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की व्याख्या के क्रम में नौकरशाही का उल्लेख किया था। उनका मानना था कि नौकरशाही जो है पूंजीवादी वर्ग के हाथ का कठपुतली है। वैसे तो इसमें कार्य विभाजन, योग्यता प्रणाली, समझ रहे हैं, व्यवसायिकता जैसे कई गुण होते हैं, लेकिन वर्चुअली यह जो है केवल दिखलाने जो है, असल में क्या है? असल में यह मतलब पूंजीवादी व्यवस्था के हाथ का कठपुतली है, और यह पूंजीवादी हाथों के द्वारा इस्तेमाल होता है किसके लिए? सर्वहारा वर्ग के शोषण के लिए। जब वर्ग संघर्ष चलेगा तो उसमें क्या होगा? पूंजीवाद का खात्मा होगा, और पूंजीवाद के साथ नौकरशाही का ही खात्मा हो जाएगा, और एक वर्ग रहित समाज की स्थापना होगी, जो मार्क्स विचारधारा कहता है। क्लियर है? तो आप देखते हो रॉबर्ट माइकल्स ने बताया कि बड़े संगठनों की प्रवृत्ति नौकरशाही संरचना विकसित करने की होती है। गैटनो मोस्का ने बताया कि बड़े साम्राज्य का संचालन के लिए नौकरशाही आवश्यक है, मौलिक है। उसी संदर्भ में आपने देखा पूंजीवादी व्यवस्था के विवेचना के क्रम में मैक्स वेबर ने भी नौकरशाही का उल्लेख किया। लेकिन नौकरशाही पर जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कह सकते प्रभावपूर्ण योगदान यदि किसी का है तो वह किसका है? मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर समाजशास्त्री थे, समझ रहे हैं? वह कह सकते हो जर्मनी में जो कह सकते हो कि जो यूनिफिकेशन हुआ उसके मतलब कह सकते हो बिस्मार्क के युद्ध का पैदाइश थे, समझ रहे हैं? उस समय अमेरिका, जर्मनी में और पश्चिमी यूरोपीय देशों में बड़ी उथल पुथल मचा हुआ था। औद्योगिक क्रांति के बावजूद होने के कारण एक बड़े नए टाइप ऑफ समस्या उत्पन्न हो चुके थे। बड़े बड़े साम्राज्य संगठन आ रहे थे, उन्हें मैनेज करने के लिए नए प्रकार के मतलब कार्य व्यवहार की जरूरत थी, कर्मचारी की जरूरत थी।
तो उसे जो डेवलप करने के लिए, उसी को एड्रेस करने के लिए मैक्स वेबर ने नौकरशाही प्रतिमान विकसित किया। वे इस क्रम, उनको विभिन्न संस्कृति और धर्मों के अध्ययन में गहरी अभिरुचि थी, तो उन्होंने विभिन्न संस्कृति का अध्ययन किया, विभिन्न समाजों का अध्ययन किया, विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया, संस्कृति का अध्ययन किया, समाजों का अध्ययन किया, और उसके बाद एक प्रतिमान विकसित किया जिसका नाम उन्होंने नौकरशाही आदर्श प्रतिमान कहा। समझ रहे, नौकरशाही आदर्श प्रतिमान उनका मानसिक मतलब कर रहे हैं, एक मानसिक रचना है, यह व्यवहार में कहीं नहीं है। जैसे आप देखते हो कि रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास की मानसिक रचना है, पुरुषोत्तम राम मानसिक रचना है, राम राज की संकल्पना मानसिक रचना है। उसी प्रकार नौकरशाही आदर्श प्रतिमान क्या हुआ, एक मानसिक रचना है मैक्स वेबर का। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि हम आम बोलचाल में लोक सेवा बोलते हैं, आम बोलचाल में नौकरशाही बोलते हैं, आम बोलचाल में नौकरशाही सिद्धांत बोलते हैं, और फिर आम बोलचाल में हम नौकरशाही आदर्श प्रतिमान बोलते हैं। क्या इन सब में कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है, सबके बीच अंतर भी है। जैसे लोक सेवा तो हम कह सकते हैं, जो लोक प्रशासन के अधीन जो कर्मचारी काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लोक सेवा कहते हैं। एक खास विशेषता है, अगर उस विशेषता उनमें देखी जाती है और या कहीं भी देखी जाती है तो फिर उसको नौकरशाही कहा जाता है। नौकरशाही के संबंध में कई विचारधारा और सिद्धांत विकसित हुए, जिसमें मार्क्स भी सम्मिलित हो सकते हैं, मिल भी सम्मिलित हो सकते हैं, गैटनो मॉस्का भी सम्मिलित हो सकते हैं, रॉबर्ट माइकल्स भी सम्मिलित होते हैं, मैक्स वेबर भी सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन मैक्स वेबर का जो प्रतिमान है वह नौकरशाही का सिद्धांत एक खास नाम से जाना जाता है, और उसका नाम क्या है, नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान। तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही आदर्श प्रतिमान में नौकरशाही को अपने तरीका से परिभाषित भी किया है। उनके विचार में नौकरशाही क्या है, उनके विचार में नौकरशाही जो है उसको आप लोक सेवा मत समझिए। ब्यूरोक्रेसी कैन नॉट बी कंफ्यूज विथ सिविल सर्विसेज। उन्होंने नौकरशाही की व्याख्या सामूहिक क्रियाकलापों के व्यवस्थित या आपका व्यवस्थित विवेक सम्मत संयोजन को के जो समाज शास्त्रीय अवधारणा है उसे कहते हैं। मतलब उनके विचार में नौकरशाही क्या हुआ, एक समाज शास्त्रीय अवधारणा हुआ, जो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, कैसा के सामूहिक क्रियाकलाप, और वो भी सामूहिक क्रियाकलाप कैसा, जो विवेक सम्मत हो, जो विवेक सम्मत ढंग से सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न हो रहा है, तो उसे एड्रेस करने वाले समाज शास्त्रीय अवधारणा को उन्होंने क्या कहा, नौकरशाही कहा। तो नौकरशाही बहुत उनके हिसाब से एक अलग तरह का अवधारणा है। इट इज ए सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ रैशनलाइजिंग, समझ रहे हैं, ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटी। तो जहां कहीं भी सामूहिक क्रियाकलाप हो रहे हैं विथ रैशनैलिटी, तो उस कंसेप्ट को आप क्या कर सकते हो, नौकरशाही का सकते। कोई जरूरी नहीं है कि या लोक सेवा, लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन, धार्मिक प्रशासन, कहीं भी हो सकता है। तो मैक्स वेबर वैसे भी, मैक्स वेबर समाजशास्त्री थे, वे समाजशास्त्र के प्रक्रम में नौकरशाही प्रतिमान विकसित किया। उन्होंने लोक प्रशासन के लिए नौकरशाही प्रतिमान विकसित नहीं किया है। मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया कि औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े पैमाने पर मतलब कह सकते हो समस्याएं और चुनौती उभरे थे, बड़े विशाल संगठनों का उदय हुआ था। उन्हें मैनेज करने के लिए मानव संसाधन या मानव व्यवस्था की जरूरत थी, संगठनात्मक व्यवस्था की जरूरत थी, और उसी क्रम में उन्होंने विभिन्न समाज, धर्म, संस्कृति का अध्ययन करने के बाद एक मानसिक प्रतिमान विकसित किया, मेंटल कंस्ट्रक्ट डेवलप किया, जिसका नाम है नौकरशाही आदर्श प्रतिमान। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? तो देयर इज नो कंफ्यूजन। चलिए, तो यह प्रतिमान आया कब था, तो 1920 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये किताब जर्मन में लिखा गया था, और 1947 में टालकोट पार्सन्स और हैंडरसन द्वारा अंग्रेजी में रूपांतरित हुआ। शुरू में किताब किस में आया था, जर्मन में आया था, और बाद में यह रूपांतरित हुआ अंग्रेजी में 1947 में। किसके द्वारा, टालकोट पार्सन्स और हैंडरसन द्वारा। हमारे नौकरशाही प्रतिमान के विवेचना के क्रम में मैक्स वेबर ने शक्ति और सत्ता अवधारणा पर विचार किया है। उन्होंने शक्ति को हम लोग अंग्रेजी में पावर कहते हैं, और सत्ता को अंग्रेजी में अथॉरिटी कहते हैं, तो इन दोनों पर विचार किया है। उनका मानना है कि जो शक्ति जो होता है, क्या डोमेन, शक्ति यानी पावर, किसी भी सामाजिक संबंध में उस संभावना को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति
दूसरे के विरोध के बावजूद अपनी इच्छा, अपना आदर्श, अपना आदेश मनवाने में सक्षम होता है। यदि किसी सोशल रिलेशन में एक व्यक्ति आपकी इच्छा के बावजूद अपनी बात मनवाने में सक्षम है तो इसको क्या बोलेंगे? शक्ति कहेंगे। क्लियर है? ये शक्ति वैधानिक भी हो सकता है, गैर वैधानिक भी हो सकता है। तो वैधानिक शक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं? सत्ता कहते हैं। तो वैधानिकता जो हुआ, शक्ति और सत्ता में प्रमुख अंतर है कि केवल वैधानिक शक्ति ही क्या कहलाता है? सत्ता कहलाता है। तो सत्ता का मतलब क्या हुआ? सत्ता का मतलब हुआ शक्ति प्रयोग करने के वैधानिक अधिकार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सत्ता क्या हुआ? शक्ति प्रयोग करने के वैधानिक अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं? सत्ता कहते हैं। शक्ति प्रयोग, जैसे राष्ट्रपति का सत्ता है इसलिए उसे शक्ति प्रयोग करने का वैधानिक अधिकार है। समझ रहे हैं? जैसे आप देखते हो एक गुंडा, मवाली, अपराधी के पास हो सकता है शक्ति हो, लेकिन सत्ता नहीं होता है। लेकिन जो लोग प्रशासन में बैठे लोग हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, या फिर आप कह लो सांसद है, सब सत्ता संपन्न है, क्योंकि वैधानिकता इन्हें प्राप्त है। इसलिए देखते हो कि जितने बिजनेसमैन, बड़े बड़े माफिया, सबका टेंडेंसी क्या रहता है? किसी तरह राजनीति में प्रवेश कर जाओ, ताकि राजनीति में प्रवेश करने के बाद क्या होता है? उनके शक्ति को वैधानिकता मिल जाता है, तो वे सत्ता संपन्न हो जाते हैं। इसलिए सभी लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? प्रयासशील रहते हैं। एनीवे, तो सत्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सत्ता का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वैधानिकता। क्लियर है कि नहीं? देयर इज नो कंफ्यूजन। सत्ता को आप क्या कह सकते हो? सत्ता को हम प्रभुत्व कहते हैं। प्रभुत्व मतलब डोमिनेशन, मतलब दूसरे व्यवस्था पर नियंत्रण रखना, दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करना। क्लियर? प्रशासन भी होता है, यानी सत्ता मतलब प्रभुत्व और प्रभुत्व मतलब प्रशासन। बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। सत्ता का मतलब, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प्रशासन दो शब्दों के योग से बना है, प्रा और शास। प्रा का मतलब श्रेष्ठ होता है, शास का मतलब शासन करना, सत्ता का प्रयोग करना, समझ? किसी को अपने अंदर में नियंत्रण में रखना, तो ये प्रशासन हुआ। तो इसका मतलब सत्ता, फिर हुआ प्रभुत्व और फिर हुआ प्रशासन। तो प्रशासन यानी कि तो संगठन जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट केंद्र बिंदु कौन हुआ? सत्ता हो। मैं तो अक्सर बोलता हूँ, यदि सत्ता ना हो तो संगठन बिल्कुल क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। सत्ता ही तो उसको जीवन देती है। सत्ता के कारण ही संगठन पिरामिडीय आकृति में रहता है। सत्ता के कारण ही वह एकजुट रहता है। सत्ता संगठन से निकला और संगठन बिखर जाएगा। सत्ता के आधार पर संगठन काम करती है, निर्णय लेती है, नेतृत्व करती है, मानव संसाधन, भौतिक संसाधन इत्यादि का मैनेज करती है। तो सत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। और सत्ता का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वैधानिकता। अब वैधानिकता एक प्रकार का नहीं होता है, वैधानिकता का कई प्रकार होते हैं। तो इस आधार पर मैक्स वेबर ने समझ रहे सत्ता को 3 वर्गों में बांटा है, समझ रहे। लेकिन उन्होंने सत्ता का इस क्रम में थोड़ा सा मैं और इस पर एलैबोरेट कर दूं कि जैसे आप बोलते हैं ना, सत्ता, मेरे सत्ता का इस्तेमाल होना, तो सत्ता में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में मैक्स वेबर थोड़ा वर्कआउट किया है। उन्होंने बताया कि जब आप बोलते हैं कि सत्ता का प्रयोग हो रहा है तो उसमें 4 कंपोनेंट सबसे पहले देखने को मिलता है। पहला क्या होगा? एक व्यक्ति होगा या व्यक्ति का समूह होगा जो क्या करेगा? सत्ता का प्रयोग करके वह शासन करना चाहेगा। मतलब तो पहला कंपोनेंट होगा व्यक्ति अथवा व्यक्ति का समूह जो शासन करना चाहेगा। फिर दूसरा क्या होगा? एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति का समूह जो शासित होना चाहेगा। समझ, एक शासक होगा, एक शासित होगा। दो सत्ता के फिल्म में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हुए। तीसरा कंपोनेंट क्या हो गया कि फिर वो जो शासक होगा उसकी इच्छा होगी शासित के व्यवहार को प्रभावित करना। समझ, तो शासित के व्यवहार को प्रभावित करने की उसमें इच्छा होनी चाहिए। और इच्छा का क्या होना चाहिए? आदेश के रूप में या किसी और रूप में उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। क्लियर है? आदेश के रूप में या किसी और रूप में उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। और लास्ट में क्या होगा? शासित ने उस आदेश को स्वीकार किया, इसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष क्या होना चाहिए? प्रमाण होना चाहिए। तो 4 कंपोनेंट होता है। जब आप सत्ता का प्रयोग, सत्ता के बारे में बात करते हो तो सत्ता के 4 घटक हुए। पहला शासक, दूसरा शासित, फिर तीसरा शासक की इच्छा, समझ, और चौथा होगा उस इच्छा या प्रभाव का शासित द्वारा स्वीकार्यता के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रमाण। तो ये 4 घटक होते हैं जब आप सत्ता के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बताया कि सत्ता का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? वैधानिकता हुआ।
और वैधानिकता के आधार पर उन्होंने सत्ता को 3 वर्गों में बांटा। कौन कौन सत्ता हुआ? पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता और लीगल रैशनल, विधि संगत विवेक सम्मत सत्ता। तो सबसे पारंपरिक सत्ता क्या हुआ? पारंपरिक सत्ता वह सत्ता हुआ जिसका वैधानिकता किसमें निहित होता है? परंपरा में निहित होता है, जो विरासत के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। जैसे आप देखते होंगे, जैसे जमींदारी व्यवस्था, राजशाही व्यवस्था कह सकते हो, मोनार्की इसको कह सकते हो, या फिर जो जैसे आप देखते हो कि धर्म गुरुओं को जो सत्ता प्राप्त है, हमारे परिवार में दादा या जो बुजुर्ग उनको सत्ता प्राप्त है, ये सब किस आधार पर प्राप्त है? पारंपरिक सत्ता इन्हें प्राप्त है। और पारंपरिक सत्ता का वैधानिकता क्या है? वही विरासत से जो मिला हुआ परंपरा, उसका वो देता है, क्या देता है? वैधानिकता प्रदान करता है। समझ रहे हैं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पारंपरिक सत्ता का मतलब वह सत्ता जो परंपरा से वैधानिकता हासिल किए हुए धर्म गुरु, राजतंत्र या फिर घर में बड़े बुजुर्ग, ये सब जो होते हैं जिनको सत्ता प्राप्त है, वो पारंपरिक सत्ता का उदाहरण है। और इस सत्ता को मानने वाले कौन है? तो सत्ता को मानने वाले बंधु बांधव, नौकर चाकर, सेवक, यही सब होते हैं। समझ आ गया आपको? तो ये सत्ता आज के तारीख में क्या है? कमजोर पड़ रहा है। धीरे धीरे आज के तारीख में इसका प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन अभी भी देखने को मिलता है। जैसे शंकराचार्य को सत्ता प्राप्त है, देखते हो इटली में पोप को सत्ता प्राप्त है, शाही इमाम को सत्ता प्राप्त है। किस आधार पर प्राप्त है? पारंपरिक सत्ता हो गया। क्लियर? अब जरा देखते हैं चमत्कारी सत्ता। ये सत्ता जो होता है किसी अलौकिक शक्ति या दैविक गुण या चमत्कार के कारण होता है। समझ रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या होता है? इस सत्ता का वैधानिकता का स्वरूप क्या होता है या आधार क्या होता है? कोई चमत्कार, क्या अलौकिक गुण जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। और इसी कारण क्या होता है? वह दूसरे के व्यवहार को क्या कर पाता है? प्रभावित कर पाता है। क्योंकि यह सत्ता सीधा सीधे लोगों के मनोविज्ञान को प्रभावित करता है। यह सत्ता बड़ा प्रभावपूर्ण होता है। इस सत्ता को मानने वाले कौन कहलाते हैं? अनुयायी कहलाते हैं, फॉलोवर कहलाते हैं। इस सत्ता में चीज और देखिए, सत्ता का जो आवंटन होगा असमान रूप से बटा होगा। किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम, किसी के पास बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन इस सत्ता के साथ सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि ये सत्ता उस व्यक्ति में अगर चमत्कार लुप्त हो गया या फिर वो व्यक्ति मर गया तो फिर यह सत्ता क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो चमत्कारी सत्ता किसके पास? जैसे आप देखते बहुत सारे लोग, रजनीश, सुमेचा और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास चमत्कार है, कोई अलौकिक गुण है, जिसके वजह से वो दूसरे के व्यवहार को क्या करते हैं? प्रभावित करने में सक्षम हुए हैं या होते, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पारंपरिक सत्ता, ये चमत्कारी सत्ता कहते हैं। और लास्ट सत्ता किसको कहते हैं? विधि संगत विवेक सम्मत सत्ता। ये विधि क्यों कहलाता है? क्योंकि नियम पर आधारित होता है। और विवेक सम्मत क्यों कहलाता है? कि किसी उद्देश्य परक होता है। तो ये आधुनिक सत्ता है। आज मतलब नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान जिसको मैक्स वेबर ने डेवलप किया, वह इसी सत्ता पर आधारित है। मेरी बात समझ? मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही प्रतिमान कौन सत्ता पर आधारित है? तो आप कह सकते हो कि वह विधि संगत विवेक सम्मत सत्ता पर आधारित है। तो इन्हें विधि संगत विवेक क्योंकि वे देश के विधान पर आधारित होते हैं और किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अभिमुख होते हैं। समझ आ गया आपको? तो विधि संगत विवेक सम्मत सत्ता समझ में आपको? वह सत्ता जो पर्पसिव हो और बेस्ड हो रूल एंड रेगुलेशन, उसी को हम लोग विधि संगत विवेक सम्मत सत्ता कहते हैं। और नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान क्या है? इसी सत्ता पे आधारित है। इस सत्ता का कुछ खासियत होता है। इस सत्ता क्या क्या का खासियत होगा? सबसे पहला का खासियत होगा इसका एक लीगल कोड होगा। लीगल कोड का मतलब क्या होता है? वैधानिक संहिता। समझ रहे हैं? जिसका अनुपालन सभी संगठन के सभी सदस्यों से उम्मीद किया था कि वह उसका अनुपालन करें। मतलब एक कानून होगा, कानून का पुलिंदा होगा, कानून का एक पुंज होगा जिसका अनुपालन संगठन के सभी सदस्य करेंगे। दूसरा, ये सत्ता में देखोगे कि एक प्रशासन होगा। जो प्रशासन क्या करेगा? जो विधि के दायरे में रहते हुए क्या करेगा? संगठन के हितों की रक्षा करेगा। तीसरा इसमें क्या कंपोनेंट होता है कि इसमें जो सत्ता का प्रयोग कर रहा है वह भी अवैयक्तिक आदेश प्राप्त कर रहा है। नहीं समझ रहे हैं? वह भी अवैयक्तिक आदेश प्राप्त कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि उसे भी कोई व्यक्ति आदेश नहीं दे रहा, बल्कि अवैयक्तिक व्यवस्था से उसे आदेश मिल रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट देखोगे कि इसमें जो होता है, जितने भी संगठन के सदस्य हैं सभी क्या करेंगे? उस विधि का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, अपनाएंगे।
और नेक्स्ट पॉइंट क्या रहोगे, देखोगे कि इसमें जो अनुपालन होता है व्यक्ति का नहीं होता है, बल्कि उस अव्यक्तिक आदेश का होता है जिस पर वह व्यक्ति क्या है, बैठा हुआ है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है 5 चीज, किसके बारे में मैंने आपको बताया, विधि संगत विवेक समझ सत्ता। जैसे आप देखो वर्तमान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, ये सब जो सत्ताधारी है, इन सत्ता को आप क्या बोलोगे, विधि संगत विवेक सम्मत सत्ता कहोगे। ठीक है, भारत सरकार में जितने पद पर बैठे हुए लोग हैं सब विधि संगत विवेक सम्मत सत्ता प्राप्त हुए। कि राज्य सरकार में जितने उच्च पद पर या प्रशासनिक पद पर बैठे हुए सब विधि संगत विवेक सम्मत सत्ता प्राप्त हुए। तो जैसे भारत सरकार का ही संदर्भ में ले लो, तो संदर्भ में क्या है, एक क्या है, लीगल कोड है, एक वैधानिक व्यवस्था है जिसका संगठन भारत के हर लोगों से हम लोग क्या करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वह क्या करे, उसका सम्मान करे, उसका अनुपालन करे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। नंबर 2, एक भारत सरकार है जिसको भारत का भारतीय प्रशासन हुआ जो संविधान के दायरे में रहते हुए क्या कर रहा है, भारत सरकार के हितों की रक्षा कर रहा है। तीसरा क्या होता है, इवन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं वो भी किसी व्यक्ति से आदेश प्राप्त नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें भी कोई संविधान से अव्यक्तिक आदेश प्राप्त हो रहा है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जितने भारत से जुड़े हुए हैं सदस्य है, भारत के नागरिक हैं, सभी के द्वारा अपेक्षा की जाती है कि वह विधि का सम्मान करेंगे। समझ रहे विधि। और लास्ट में क्या होगा, इसमें जो अनुपालन हो रहा है हम व्यक्ति का नहीं कर रहे हैं बल्कि अव्यक्तिक आदेश का कर रहे हैं। जैसे आप कभी चौक चौराहे पर अक्सर देखते होंगे कि ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी कर रहा है, सुबह समय एसपी का गाड़ी जा रहा हो या डीजीपी का गाड़ी जा रहा हो, तो गाड़ी में कोई बैठा है अथवा नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रैफिक पुलिस देखा और सीधे सैल्यूट मारता है, तो क्यों मारता है, वह उस पद को सैल्यूट करता है, ना कि उस पर बैठे हुए व्यक्ति को करता है। तो यहाँ पर जो अनुपालन हो रहा है उस अव्यक्तिक आदेश का हो रहा है, ना कि व्यक्ति का हो रहा है। याद रहेगा। तो विधि संगत विवेक सम्मत सत्ता में आप देखते हो कि संगठन का जो प्रधान होगा वह हो सकता है कि वंशानुक्रम से आवे या निर्वाचन के माध्यम से आए, लेकिन बाकी जितने लोग होंगे सब किसके द्वारा आएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, और सरकार योग्यता के आधार पर, तकनीकी दक्षता के आधार पर नियुक्त करेगी। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो नौकरशाही आदर्श प्रतिमान कब डेवलप हुआ, मैंने भी थोड़ा देर पहले बताया कि ये औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन हुए, चुनौती आए, उसके मद्देनजर विकसित हुआ है। समझ रहे हैं। और इसके प्रतिपादक कौन हुए, तो मैक्स वेबर। तो आखिर क्या परिस्थिति रहा जिसके कारण मैक्स वेबर को यह प्रतिमान विकसित करना पड़ा। तो आप ये कह सकते हो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कारण रहा होगा औद्योगिक क्रांति और उसका प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के कारण उन्हें नौकरशाही प्रतिमान विकसित करना पड़ा। दूसरा और क्या कारण हो सकता है, इसके कारण हो सकता है बड़े विशाल संगठन का उदय हो गया, बड़े जटिल प्रशासनिक समस्याओं का आगमन हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का शुरुआत हो गया, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास हो गया, संचार के आधुनिक साधनों का विकास हो गया, जनसंख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हुआ, और क्या देखते हो, चिंतन, विवेक सम्मत चिंतन, विचार इत्यादि का सूत्रपात हुआ। तो ये सब कुछ कारण है मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही आदर्श प्रतिमान विकसित किए जाने के पीछे तत्कालिक कारण उत्तरदायी थे। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैक्स वेबर औद्योगिक क्रांति के बाद उत्पन्न जो समस्याएं हुई, परिस्थितियां हुई, उनको एड्रेस करने के लिए प्रतिमान विकसित किया। तो क्या क्या, औद्योगिक क्रांति, बड़े विशाल संगठन, जटिल प्रशासनिक समस्या, जनसंख्या वृद्धि, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास, पूंजीवादी व्यवस्था का विकास, फिर क्या सकते मौद्रिक अर्थव्यवस्था का विकास, समझ जनसंख्या, उसके बाद क्या सकते संचार के आधुनिक साधनों का विकास। तो ये सब कुछ कारण है, जैसे मतलब वितर्क आधारित चिंतन का विकास, इसे कुछ कारण है जिसके कारण मतलब नौकरशाही व्यवस्था को डेवलप करना पड़ा, प्रतिमान को डेवलप करना पड़ा। मैक्स वेबर ने इस प्रतिमान का निर्माण के क्रम में 3 पूर्व आवश्यकता पर विचार किया है कि देयर कैन बी 3 प्री कंडीशन। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला उन्होंने बतलाया कि देयर शुड बी मास डेमोक्रेसी। मास डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि विशाल लोकतंत्र होना चाहिए इस प्रतिमान के लिए। दूसरा उन्होंने क्या बताया, मॉनेटरी इकोनॉमी होना चाहिए, मौद्रिक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, मिडिल क्लास होना चाहिए, समाज में मध्यम वर्ग होना चाहिए। इस प्रतिमान के
तीन आवश्यक पूर्व शर्त है। ये तीन पूर्व शर्त विकसित होंगे, लागू होंगे, तभी ये प्रतिमान विकसित होगा या डेवलप हुआ। पहला कौन? विशाल लोकतंत्र। हमारा दूसरा क्या हुआ? मतलब मौद्रिक अर्थव्यवस्था। और तीसरा क्या हुआ? मध्यम वर्ग जो औद्योगिक संगठन में जो पद उत्पन्न हुए उसको भरने के लिए इस्तेमाल होगा, उनको वेतन मुद्रा में दिया जाएगा और अवसर की समानता होगी, चयन में समानता होगी, इसे मास डेमोक्रेसी हुआ। तो मैक्स वेबर जो है नौकरशाही आदर्श प्रतिमान जो डेवलप किए, उन्होंने नौकरशाही आदर्श प्रतिमान डेवलप तो कर दिया, नौकरशाही को कहीं परिभाषित ही नहीं किया। आप पूरा नौकरशाही प्रतिमान पढ़ लो, लेकिन इस प्रतिमान में कहीं भी मैक्स वेबर द्वारा नौकरशाही की परिभाषा नहीं है। उन्हें नौकरशाही को प्रतिमान में केवल एक ऐसे संगठन की संकल्पना की है जो उनकी मानसिक रचना है, और वह उनके विचार में संगठन का सर्वश्रेष्ठ रूप है जो औद्योगिक क्रांति के बाद उत्पन्न जो समस्या चुनौती आ रहा है उसको बेहतर ढंग से एड्रेस कर सकता है। तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही को परिभाषित नहीं किया, बल्कि अपने नौकरशाही आदर्श प्रतिमान में विशेषताओं को कुछ विशेषताओं को चिन्हित किया। तो कौन कौन सा विशेषता है? सबसे पहला विशेषता है कार्य का अव्यक्तिक प्रकृति। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्य का अव्यक्तिक प्रकृति का मतलब क्या होता है कि नौकरशाही में जो कार्य होगा वो पद के अनुसार होगा और कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ व्यक्ति पद के अनुसार काम करता है, न कि अपने अनुसार काम करता है, पद के अनुसार काम। कार्य का अव्यक्तिक प्रकृति। दूसरा क्या है? कार्य विभाजन और विशिष्टीकरण। यानी नौकरशाही प्रतिमान में कार्य क्षमता योग्यता के आधार पर बटा हुआ और उसी अनुसार विशिष्टीकरण विकसित हो गया है। तीसरा क्या है? हायरार्की है। हायरार्की का मतलब पद सोपान, मतलब ऊपर से नीचे तक सभी लोग क्या है? पद श्रृंखला में बटे हुए, सब सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशन में वर्गीकृत है। चौथा क्या है? रोल ओरिएंटेशन। यहाँ प्रत्येक कार्य विधि के अनुसार हो रहा है, अपना विवेक इस्तेमाल करने का कोई गुंजाइश नहीं है। मेरिट सिस्टम, इसमें जो आपको प्रवेश मिलेगा तकनीकी योग्यता के आधार पर मिलेगा, हमारे और कोई तरीका से इसमें प्रवेश का गुंजाइश नहीं है। इसमें कर्मचारी को वेतन दिया जाएगा काम के बदले और रिटायरमेंट के बाद सेवानिवृत्ति लाभ भी दिया जाएगा। यह जो संगठन है वो आपको कैरियर देता है, यानी कि आप इसमें निम्न एक स्पेसिफाइड उम्र में प्रवेश करेंगे और कालक्रम में इंटरनल पदोन्नति लेते हुए फिर रिटायर कर जाएंगे। इसमें पद संबंधी कार्य को पहला और प्रमुख कार्य कहा गया। जैसे सपोज कि कोई डॉक्टर बन जाता है IAS, तो IAS बनने के बाद डॉक्टर संबंधी काम उसका सेकेंडरी हो गया और पहला काम क्या हो गया? पद संबंधी कार्य हो गया। इसमें संगठन के संसाधन और व्यक्तिगत संसाधन के बीच अलग भेद किया जाता है और कर्मचारी से या अधिकारी से उम्मीद किया जाता है कि व्यक्तिगत हित में वह संगठन के संसाधनों का इस्तेमाल ना करे। और लास्ट में इसमें सभी कर्मचारियों पर ऊपर से नीचे तक कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। तो 10 विशेषता मैक्स वेबर ने चिन्हित किया है। किसका? नौकरशाही आदर्श प्रतिमान का। पहला कार्य का अव्यक्तिक प्रकृति, दूसरा कार्य विभाजन और विशिष्टीकरण, तीसरा पद सोपान, चौथा विधि विन्यास, पांचवा योग्यता प्रणाली, फिर उन्होंने बताया वेतन और पेंशन, छठा आजीविका संरचना, फिर पद संबंधी कार्य प्रथम और प्रमुख कार्य, फिर संगठनात्मक संसाधन और व्यक्तिगत संसाधन के बीच भेद और लास्ट में सभी पर एक समान कठोर अनुशासनात्मक प्रावधान। तो ये 10 विशेषताओं के आधार पर मैक्स वेबर दावा करते हैं कि ये जो संगठन के ये जो सिद्धांत है संगठन का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है और व्यवहार का कोई भी संगठन यदि इसका अनुपालन करता है अक्षरशः इसके समान श्रेष्ठ या सर्वाधिक निष्पादनकारी सिद्ध हो सकता है। समझ रहे हैं? मतलब कोई भी संगठन अगर इसके अनुसार इन टोटो काम करे तो वह भी इसके समान क्या हो सकता है? सर्वाधिक निष्पादनकारी सिद्ध हो सकता है। इसमें जो विशेषता है मैक्स वेबर के, इसको आप 2 वर्गों में बांट सकते हैं। कुछ विशेषता संरचनात्मक विशेषता है और कुछ विशेषता क्या है? व्यवहारिक विशेषता है। जैसे आप कह सकते हो कार्य विभाजन हुआ, समझ रहे हैं? उसके बाद फिर कह सकते हो पद सोपान हुआ, ये सब क्या हुआ? संरचनात्मक विशेषता हुआ। और विधि विन्यास हुआ, तटस्थता हुआ, कार्य का अव्यक्तिक प्रकृति हुआ, ये सब क्या हुआ?
व्यवहारिक विशेषता हुआ। हमारे नौकरशाही प्रतिमान के बारे में मैक्स वेबर पूरी तरह आश्वस्त थे और उन्होंने दावा किया है कि उनका जो प्रतिमान जो है संगठन का क्या है, बेस्ट प्रतिमान है। तकनीकी दृष्टि से देखा जाए कि सर्वाधिक दक्षता, सर्वाधिक संचितता, सर्वाधिक निष्पादन देने वाला संगठन का स्वरूप है। इसे या किसी भी जगह पे मानवीय व्यवस्था पर जहाँ कहीं प्रभावी नियंत्रण की जरूरत है, वहां पर इसे सबसे बेहतर स्वरूप माना जा सकता है। या संक्षिप्तता के दृष्टि से, स्थायित्व के दृष्टि से, अनुशासन के दृष्टि से और विश्वसनीयता के दृष्टि से संगठन के जितने प्रतिमान है उनमें सर्वश्रेष्ठ है। या कार्यक्षेत्र के दृष्टि से और फिर दक्षता के दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे संगठन के तुलना में सबसे बेहतर है। इसे सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और आधुनिक समय में बड़े विशाल प्रशासन जो है उसके आवश्यकता की दृष्टि से बेजोड़ है, इसका कोई तोड़ नहीं है। हमारे इसका आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं। मैक्स वेबर तो यहाँ तक कहते हैं कि संगठन में आपके पास दो ही चीज है, या तो नौकरशाही या फिर नौसिखियापन। आप क्या चाहते हैं आप पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं, मैक्स वेबर ने कहा कि जो भी व्यक्ति एक दफा नौकरशाही संगठन के अधीन काम कर लेगा तो फिर वह दूसरे संगठन के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो अंत में मतलब मोटा मोटी समझ लीजिए कि मैक्स वेबर अपने नौकरशाही आदर्श प्रतिमान के बारे में काफी आश्वस्त थे और उनका मानना था कि यह संगठन का किसी भी दूसरे रूप से बेहतर है, श्रेष्ठ है और यह सर्वाधिक कार्यकुशल, सर्वाधिक विवेक सम्मत, अस्थायी और अपरिहार्य व्यवस्था है। समझ रहे थे, इस हिसाब से मैक्स वेबर अपने प्रतिमान को, नौकरशाही आदर्श प्रतिमान को संगठन का सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान कहा है और कहा है कि व्यवहार में कोई भी संगठन यदि इसका अक्षरशः अनुपालन कर ले तो वह भी इसके समान सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक निष्पादनकारी सिद्ध हो सकता है। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया कि नौकरशाही आदर्श प्रतिमान मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित 1920 में फ्रेंच में आया और जर्मन में, उसके बाद फिर किस में आया, अंग्रेजी में रूपांतरित हुआ। ये प्रतिमान लोक प्रशासन का सबसे इम्पोर्टेंट प्रतिमान है और लंबे अरसे तक लोक प्रशासन में प्रभाव में बना रहा है। इसकी प्रकाष्ठा, इसकी महत्ता तो आप ये समझ लीजिए कि लोक प्रशासन के संरचना का निर्माण करता है और आज मतलब इतने वर्षों के बावजूद भी यह प्रभाव और अपनी महत्ता पहले समान बनाए रखे हुए है। समझ रहे हैं? लेकिन कुछ जैसा कि आप जानते हो, हर प्रतिमान का कुछ न कुछ आधार पर आलोचना हुई है। वैज्ञानिक प्रमाण सिद्धांत का भी हुआ, प्रशासनिक सिद्धांत का भी हुआ, तो बट नेचुरल है इसकी भी आलोचना है। तो इसकी आलोचना क्या है बता सकते हैं आप? तो इसका पहली आलोचना है कि इसको यांत्रिक प्रतिमान कहा जाता है, क्योंकि यह जो है मतलब संगठन के औपचारिक संरचना पर ज्यादा वर्क करता है और मानवीय पक्ष का क्या करता है, अनदेखा करता है। दूसरा, इसे बंद प्रणाली प्रतिमान के रूप में भी आलोचना किया जाता है, क्योंकि पर्यावरण पर क्या करता है, विचार नहीं करता है। यह प्रतिमान जो है स्थिर पर्यावरण के लिए ठीक है, लेकिन आज स्थिर पर्यावरण में ये फिट नहीं बैठता है। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अनस्टेबल कंडीशन। इस प्रतिमान में और क्या देखते हो कि इसमें रचनात्मकता का अभाव होता है, नवाचार का अभाव होता है। तो ये भी उसकी परिसीमाएं है। इस प्रतिमान में जैसा कि रॉबर्ट मर्टन ने लक्ष्य विस्थापन कहकर इसकी आलोचना किया है कि नौकरशाही प्रतिमान में क्या होता है कि साधन मूल्य ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और साध्य मूल्य कमजोर पड़ जाता है, तो इसलिए गोल डिस्प्लेस हो जाता है। माइकल क्रोजियर ने नौकरशाही को एक ऐसा संगठन कहा है, कठोर संगठन का है, जो अपने गलतियों से भी सबक लेकर अपनी व्यवहार नहीं सुधार सकता। ये किसका मानना है? माइकल क्रोजियर का कहना है। उसी प्रकार वेबलेन ने नौकरशाही के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया है? उसने नौकरशाही के लिए प्रशिक्षित अक्षमता शब्द इस्तेमाल किया है कि नौकरशाही प्रतिमान जो होता है, तो नौकरशाही क्या है, नियम कानून के प्रति क्या होता है, एक खास आसक्ति विकसित कर लेता है और यह परिवर्तनशील परिस्थितियों से निपट पाने में बेकार हो जाता है, काम नहीं कर पाता है। उसी प्रकार डीवे भी नौकरशाही के लिए
मनोविकार, व्यवसायिक मनोविकार शब्द इस्तेमाल किए। देवे का मानना है कि नौकरशाही एक लंबे अरसे तक एक ही तरह का काम करते करते एक खास पसंद नापसंद विकसित कर लेता है। साइमन और मार्च ने भी इस प्रतिमान की आलोचना किया है कि ये प्रतिमान जो है मानवीय पक्ष पर विचार नहीं करता है। उसी प्रकार साइमन और बर्नार्ड ने भी इस प्रतिमान की आलोचना किया कि इसने औपचारिक संगठन पर तो विचार किया लेकिन अनौपचारिक संगठन पर विचार नहीं किया है। उसी प्रकार आप देखते हैं रॉबर्ट प्रेस्टस का कहना है कि यह प्रतिमान पश्चिमी संस्कृति पर विकसित है, इसलिए यह विकासशील देशों के लिए अनुपयुक्त है। और उसी क्रम में रिक्स जो है FW रिक्स, वो बोलते हैं कि यह प्रतिमान विकासशील देशों के लिए नहीं फिट है और इसके जगह उन्होंने पारिस्थितिक प्रतिमान विकसित किया है, समझ रहे। और वारेन बेनिस जो वामपंथी विचारक है, उन्होंने अपनी पुस्तक टेम्पररी सोसाइटी में भविष्यवाणी किया था कि आज के अगले 25 साल में नौकरशाही समाप्त हो जाएगा और इसके जगह अस्थायी, समझ रहे हैं, लोकशील कार्य प्रणाली जगह ले लेगा। क्लियर है। इस प्रकार लास्ट में देख लो, पीटर जे लॉरेंस ने कहा कि नौकरशाही संगठन में क्या होता है, कर्मचारियों की प्रवृत्ति क्या होती है, अक्षमता की ओर बढ़ते की होती है कि जैसे जैसे कर्मचारी या अधिकारी ऊपर उठते जाते हैं, प्रमोट होते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, उनकी क्षमता जो होता है घटने लगता है, अक्षमता बढ़ने लगता है। तो आपने बहुत सारा आलोचना देखा, समझ रहे। मैं फिर से आलोचना का जरा रिपीट कर दूं। पहला आलोचना इसका है कि यह यांत्रिक प्रतिमान है, दूसरा है बंद प्रणाली प्रतिमान है, तीसरा जो है इसमें रचनात्मकता का अभाव है, नवाचार का अभाव है, इसमें लाल फीताशाही जैसा परिस्थिति होता है और यह क्या होता है, अस्थिर पर्यावरण में काम नहीं कर पाता, समझ रहे। रॉबर्ट मर्टन ने इनके लिए क्या इस्तेमाल कर दिया, लक्ष्य विस्थापन शब्द इस्तेमाल कर दिया। जबकि माइकल क्रोजियर ने क्या कहा कि नौकरशाही एक ऐसा संगठन जो गलतियों से भी सबक लेकर अपना व्यवहार नहीं सुधार सकता। उसी प्रकार वेबलम ने भी नौकरशाही के लिए प्रशिक्षित अक्षमता शब्द इस्तेमाल किया कि ये पढ़ लिख कर क्या होता है, क्षमतावान बनने के बजाय और अधिक अक्षमतावान बनते चला जाता है। साइमन और मार्च मानवीय पक्ष का अनदेखा करने के लिए और साइमन और बर्नार्ड अनौपचारिक संगठन का अनदेखा करने के लिए आलोचना किया। रॉबर्ट प्रेस्टस पश्चिमी स्वरूप होने के कारण इसे विकासशील देशों के लिए अनुपयुक्त बतलाया और रिक्स जो है इसके बदले क्या बतलाया कि विकासशील देशों में ये नहीं चलेगा, बल्कि इसके जगह पारिस्थितिक उपागम ये प्रतिमान चलेगा। वारेन बेनिस जो मार्क्सवादी विचारक है, उसने इसकी समाप्ति की घोषणा कर डाली और लॉरेंस जे पीटर का कि नौकरशाही संगठन में सबसे बड़ी प्रवृत्ति क्या दिक्कत क्या है कि इसमें अक्षमता की ओर बढ़ने की, जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्षमतावान बनने के बजाय अक्षमतावान बनते जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं 5 नौकरशाही की विशेषता बतलाइए, आप 5 परिसीमा बताइए तो बतला पाएंगे आप? यस, मैं बतला सकता हूँ कि नौकरशाही का सबसे 5 अगर विशेषता बोले तो सर्वाधिक कार्यकुशल, नंबर 1। नंबर 2, यह सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त हो सकता है। नंबर 3, अनुशासन, दक्षता, संक्षिप्तता, समय कार्य व्यवस्था इत्यादि के दृष्टि से संगठन का सर्वश्रेष्ठ रूप है। चौथा, यह वर्तमान में बड़े विशाल संगठन की आवश्यकता के दृष्टि से अपरिहार्य है। 5वां बदला सकते हैं। 5वां क्या बदलाओगे, मतलब आप इसे किसी भी जगह पे मानवीय व्यवस्था पर नियंत्रण के दृष्टि में आप इसे बिना हिचक प्रयुक्त कर सकते हो। बेहतर ढंग से ये काम करता है, कहीं पर भी आप ले जाओ ये काम कर लेगा। ये क्या हुआ, इसका प्लस पॉइंट हुआ। पहला सर्वाधिक कार्यकुशल, दूसरा संक्षिप्तता, अनुशासन, कार्य व्यवस्था इत्यादि के दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हो गया। तीसरा हो गया कि यह सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त हो सकता है। चौथा, मानवीय व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टि से इसका कोई तोड़ नहीं है। और चौथा, वर्तमान में बड़े विशाल प्रशासन के दृष्टि से इसका अपरिहार्यता है, इसकी अनिवार्यता है। अब इसका माइनस पॉइंट बदलाओ, माइनस ये बंद प्रणाली यानी पर्यावरण पर विचार नहीं करता है। दूसरा, ये साधन पर ज्यादा विचार करता है, साध्य पर विचार कम करता है। तीसरा, यह पश्चिमी मूल्यों पर डेवलप किया, इसलिए यह
विकासशील देशों में तो कम से कम नहीं चलेगा। और चौथा, नियम कानून पर जरूरत से ज्यादा तवज्जो देने के कारण क्या होता है कि ये परिवर्तनशील परिस्थितियों से निपट पाने में विफल होता है। और मार्क्सवादी एज यूजुअल उन्होंने इसकी आलोचना कर दी कि ये चूंकि पश्चिमी देशों पूंजीवादी व्यवस्था का है और नेचुरल कि वह सर्व हर वर्ग का शोषण करेगा और धीरे समाप्ति हो जाएगा। तो 5 आलोचना फिर से रिपीट कर दूं। पहला आलोचना क्या हुआ, यांत्रिक हो गया। दूसरा मैंने बताया बंद प्रणाली हो गया। तीसरा, नियम प्रावधान पर ज्यादा कारण लाल फीतापशाही हो गया। चौथा, विकासशील देशों के लिए अनुपयुक्त हो गया। पांचवा, मार्क्सवादी आलोचक वाला कह सकते हो। समझ रहे थे ये सब कुछ इसके महत्वपूर्ण परिसीमा हुए। दोनों को समाप्त कर दे तो क्या मिला कि नौकरशाही आदर्श प्रतिमान एक लंबे अरसे तक लोक प्रशासन को प्रभावित करने वाला एकमात्र प्रतिमान है और आज भी यह लोक प्रशासन को व्यापक तौर पर प्रभावित कर रहा है। आज भी लोक प्रशासन का जो ढांचा है वह नौकरशाहीकृत है। आज 21वीं सदी में वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के संदर्भ में अगर लोक प्रशासन में नौकरशाही आदर्श प्रतिमान की समीक्षा की बात की जाए कि क्या ये नौकरशाही आदर्श प्रतिमान प्रासंगिक है या फिर अपनी प्रासंगिकता खो दिया, तो इस संदर्भ में कोई ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन एक लाइन में नहीं दिया जा सकता है। हम यह नहीं बोल सकते कि ये प्रासंगिकता खो दिया या ये भी नहीं बोल सकते कि अभी पूर्ण रूपेण प्रासंगिक बना हुआ, क्योंकि इन वर्षों में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो चुका है। बहुत सारे चुनौतियां आ रही, बहुत सारे नए चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे नए सिचुएशंस आ रहे हैं। उसको एड्रेस करने में नौकरशाही जो आज से करीब 100 वर्ष, आज तो ले सकते हो 100 वर्ष की परिस्थितियां और आज की परिस्थिति, तो उस हिसाब से आप ये कह सकते हो कि नौकरशाही सिद्धांत का या प्रतिमान का सैद्धांतिक महत्व में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सैद्धांतिक महत्व पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है और आगे भी इसका सैद्धांतिक महत्व धमक तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जहां तक व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य के सवाल है, 21वीं सदी में परिस्थितियां बदल रही है। आज जो है संगठन एक बड़े विचित्र समस्याओं को एक साथ झेल रहा है और उसमें नौकरशाही संगठन जो है प्रशासन तंत्र हुआ वह उसको एड्रेस करने में मतलब पूरी तरह सक्षम नहीं है। पूरी तरह यही कारण है कि बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे समस्याएं पहले के जैसे अभी बने हुए हैं और कुछ मायने में तो और विकराल हो गए। तो इस संदर्भ में आज जो है जो नौकरशाही आदर्श प्रतिमान का सैद्धांतिक महत्व तो महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में अब इसमें समय आ गया है कि कुछ परिवर्तन किया जाए, कुछ ऐसे समय और परिस्थिति के अनुसार मैनेज किया जाए। जैसे यहाँ मैंने वर्कआउट किया है कि जैसे पहले नौकरशाही में हम लोग वर्कआउट करते थे कि कार्य का अवैयक्तिक प्रकृति हो। आज कार्य का अवैयक्तिक प्रकृति नहीं चाहिए, बल्कि कार्य का व्यवसायिक प्रकृति चाहिए, क्योंकि हम ओपन सिस्टम में रहते हैं। इसमें हर क्षेत्र में व्यवसायिकता और विशेषज्ञता की जरूरत है। इसलिए कार्य अब अवैयक्तिक प्रकृति के बजाय व्यवसायिक प्रकृति से संपन्न हो तो ज्यादा अच्छा है। पहले हम लोग वर्क डिवीजन और स्पेशलाइजेशन पर बात करते हैं, आज एक अधिकारी से हम उम्मीद करते हैं कि वो मल्टी टास्क स्पेशलिस्ट हो। खासतौर पर BDO ले लो, CO ले लो, DM ले लो, ये सब से हम उम्मीद करते हैं कि मल्टीटास्क हो, वह एक ही साथ विभिन्न कार्यों को प्रभावी ढंग से मैनेज कर सके। पहले पद सोपान पर बहुत ज्यादा वर्क होता था। आज IT के युग में पद सोपान की प्रासंगिकता कमजोर पड़ गई है और इसके जगह नेटवर्क संरचना आ गया है। तो आज जो है लोक सेवकों से या प्रशासकों से या नौकरशाही से उम्मीद किया जाता है कि वह एक टीम में काम करने की तरीका सीखे और उसी हिसाब से काम करे। पहले रूल ओरिएंटेशन पर वर्क होता था, अब रूल थोड़ा कमजोर हो गया और सर्विस ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको प्रूव करना होगा समाज में आप कितने प्रासंगिक और कितने उपयोगी। पहले मेरिट सिस्टम पर हम लोग वर्कआउट करते थे, अब मेरिट तो इम्पोर्टेंट आज भी है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन भी इम्पोर्टेंट है। समाज हेट्रोजीनियस है, समाज में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा इत्यादि के लोग हैं, तो सबका नौकरशाही में क्या होना चाहिए, समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पहले हम लोग वेतन और पेंशन की बात करते थे, अब वेतन और पेंशन तो जगह बदल रहा है। 2005 में आपने देखा वेतन भी पेंशन ही बदल गया, तो आज पैकेज पर वर्क किया जाता है और पेंशन भी बहुत दूसरे रूप का आ गया है। पहले हम लोग क्लोज कैरियर सिस्टम था, अब क्लोज कैरियर की जगह ओपन कैरियर टाइप का आ गया। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि बहुत सारे दूसरे क्षेत्र के लोगों को, प्राइवेट सेक्टर से लोगों को IAS बनाया गया, तो ये ओपन कैरियर प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के लोग अब प्राइवेट सेक्टर में इस तरह आना जाना बढ़ गया है। पहले पद संबंधी कार्य को क्या कहा जाता था, प्रथम और प्रमुख कहा जाता था। आज पद संबंधी कार्य को प्रथम
और प्रमुख तो माना जाएगा, साथ ही अपेक्षा किया जाएगा कि आप पूरी प्रतिबद्धता से उसको काम करेंगे। पहले संगठन के संसाधन और व्यक्तिगत संसाधन के बीच भेद समझा जाता था और कहा जाता था कि संगठन संसाधन का वह व्यक्तिगत हित में इस्तेमाल ना करे। अभी भी वो बात है, लेकिन साथ में यह भी अपेक्षा है कि वह संगठन के संसाधन को बढ़ाने का और उसको समृद्ध करने का भरसक प्रयास करे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि पहले हम लोग अनुशासन पर बात करते थे, आज अनुशासन के साथ साथ नैतिकता और आचार संहिता बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आज लोक सेवकों से, नौकरशाही से कुछ इस प्रकार की अपेक्षा की जा रही है। यही कारण है कि आज के तारीख में देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासन में आ रहे हैं, नौकरशाह लोग जो आ रहे हैं, उनमें वो नौकरशाह जो इन गुणों को रख रहे हैं, उनमें जो भी खासियत ये गुण है वो बेहतर ढंग से काम कर पा रहे हैं, और जिनमें अभी भी पुराने वाली व्यवस्था है वो सिफर शुरू हो रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, रिजाइन कर दे रहे हैं, नौकरी छोड़ दे रहे हैं, सस्पेंड हो जा रहे हैं, इंक्वायरी झेल रहे वगैरह वगैरह। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि समय आ चुका है और 21वीं सदी में हम नौकरशाही को नए सिरे से डिफाइन करें और इसमें ये सब गुणों को समावेशित करें। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछता हो कि 21वीं सदी में इस सिद्धांत का क्या महत्व है, तो आप यही बतलाओगे कि सैद्धांतिक रूप से सिद्धांत का पहले के जैसा आज भी महत्व है, लेकिन व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में इसमें समायोजन करने की आवश्यकता है और 21वीं सदी के प्राथमिकता और चुनौती के अनुसार इसमें नए चीजों को जगह देने की आवश्यकता है। क्लियर है? तो आप इस टॉपिक जो 56वां 59वां में आया उसी को जरा लिख के लाना। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में नौकरशाही मैक्स वेबर द्वारा स्थापित नौकरशाही प्रतिमान का आलोचनात्मक समीक्षा करें, परीक्षण करें। इसको लिख के लाइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, लिखिएगा तो फिर बहुत सारा चीज आपको समझ में आएगा। हो सकता है नोट्स इसको 2-3 बार सुनना पड़े, किताब उलटना पड़े, लेकिन जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको पता लगेगा भी नहीं, इसलिए लिखिए। ठीक है? और कोई दिक्कत हो तो फोन करिए। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।